इग्नाइटेड माइंड्स के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। राइट फ्रॉम द डे जब हमने इसको स्टार्ट किया था करण नगर में, तो मैंने ही पहला बैच कंडक्ट किया था। आई यूज़ टू गिव क्लासेस देयर टू गाइड स्टूडेंट्स लाइक यू। 2-3 बच्चे होते थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना एक नाम बनाया है इग्नाइटेड माइंड्स में, पूरे JNK में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में, तो वो काबिल तारीफ़ है। काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, IAS में क्वालिफाई हुए हैं, JKS में क्वालिफाई हुए हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पे हैं। और मुझे आज ही पता चला कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी 11th-12th में हैं और अभी से कोशिश कर रहे हैं अपने ख्वाब को पूरा करने की, सिविल सर्विस में आने की। ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई एम अ सिविल सर्वेंट, currently Joint Commissioner Income Tax JNK, serving here in श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, और मैं लद्दाख का भी देखती हूँ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अ डॉक्टर बाय क्वालिफिकेशन, MBBS किया हुआ है GMC श्रीनगर से, और उसके बाद मैंने JKS क्वालिफाई किया 2011 में। आई हैड अ गुड रैंक। फिर मैंने UPSC की तैयारी शुरू की क्योंकि मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहती थी, बेटर सैलरी, क्विक प्रमोशंस के लिए। तो मैंने फिर UPSC की तैयारी की। तो आई एम ऑल्सो द फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर फ्रॉम JNK। मैंने IPS क्वालिफाई किया था 2013 में। आई ज्वाइंड नेशनल पुलिस अकेडमी। आई गॉट तमिलनाडु कार्डर, वहाँ मैंने 2 साल सर्व किया। फिर दोबारा मैंने UPSC लिखा, तो फिर से एक बार मेरा क्वालिफाई हुआ, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। फिर एक और बार मैंने एग्ज़ाम दिया। इनफैक्ट मैंने अभी तक 6 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। मेंस, जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो मैंने 3 क्वालिफाई किए हैं, और एक बार मेरा प्रीलिम्स रह गया था फर्स्ट टाइम। मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी जब इन्होंने CSAT इंट्रोड्यूस किया। और ये मेरी जर्नी है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुए। इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी तैयारी पूरी थी, कभी नहीं थी, गाइडेंस थोड़ी कम थी। और रही बात इग्नाइटेड माइंड्स की, इग्नाइटेड माइंड्स के साथ मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। राइट फ्रॉम द डे जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था करण नगर में, तो मैंने ही पहला बैच कंडक्ट किया था। आई यूज़ टू गिव क्लासेस देयर टू गाइड स्टूडेंट्स लाइक यू। 2-3 बच्चे होते थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपना एक नाम बनाया है इग्नाइटेड माइंड्स में, पूरे JNK में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में, तो वो काबिल तारीफ़ है। काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, IAS में क्वालिफाई हुए हैं, JKS में क्वालिफाई हुए हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पे हैं। और मुझे आज ही पता चला कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी 11th-12th में हैं और अभी से कोशिश कर रहे हैं अपने ख्वाब को पूरा करने की, सिविल सर्विस में आने की। मैंने तो MBBS करके इसके बारे में सोचा, लेकिन आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि उस टाइम का 2000 मैं 9 की बात करूं, जब मैंने पहले प्रीलिम्स दिया था JKS का, 2009 से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। पोस्ट भी ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आजकल बच्चों के हाथ में क्या कुछ नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, तो इन्फॉर्मेशन हर तरह से आ रही है। तो कंपटीशन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ है बेहतर कोचिंग की, बेहतर गाइडेंस की। तो इसलिए आपका 11th-12th से ही इसको शुरू करना बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपकी यहाँ पे बेस बन रही है। और अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात याद रखना। बच्चे बिहार से भी आते हैं चप्पल पहन के, है ना, फटे कपड़े होते हैं उनके, खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में बैठ के पूरी मेहनत करते हैं, और वो क्वालिफाई करते हैं, और उनका जो सक्सेस रेशियो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें उसके सक्सेस रेशियो को मैच करना है, लेकिन हमें उनसे सीखना है कि वो सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। जॉब्स कम होंगी, बल्कि हो रही है।
आपने सुना होगा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब AI ड्रिवन टूल्स है। जो एक आदमी काम कर सकता था, अब उसी AI से वो 10 आदमियों का काम कर रहा है। सपोज़ मैं हूँ, आई एम एन ऑफिसर, तो मेरे पास कोई स्टेनोग्राफर है, ठीक है, मैं इसको डिक्टेट करती हूँ कि आप ये लिखो और मुझे ये लेटर बना के दो। अब मैंने कुछ नहीं करना है, ये उठाना है, मेरे पास एक AI ऐप होगी, मैं इसमें बोलूँगी और वो टाइप करेगा और बाद में इसका प्रिंट आउट निकालूंगी। अब मुझे स्टेनोग्राफर की क्या ज़रूरत है? पैसे भी बच गए, टाइम भी बच गया और काम भी जल्दी हो गया। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रख के सिविल सर्विस की अभी भी रेलेवेंस है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स तो मान लो गई मैक्सिमम, जो लोअर लेवल की जॉब्स है, जो मिडिल रंग की जॉब्स है। हाँ, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, HR मैनेजमेंट का सवाल है, या CEO लेवल की जॉब जो होती है वो तो रहेंगी, कहीं ना कहीं पे तो ह्यूमन सुपरविजन रहेगा। लेकिन सिविल सर्विस में जो बात हो रही है, नो डाउट मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करूँगी, लेकिन एज एन ऑफिसर, एज अ गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप A, आई डोंट थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे अगले 20 साल भी रिप्लेस कर पाएगा। एम आई रॉन्ग? नो, क्योंकि मैंने डिसाइड करना है, मैंने डिसीजन लेना है। इफ़ आई एम एन IAS ऑफिसर, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, मैंने पूरी स्टेट को चलाना है, UT को चलाना है, कंट्री को चलाना है, तो मुझे AI रिप्लेस नहीं करेगी। इसलिए आज की डेट में सिविल सर्विस की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है। सो दिस इज़ नंबर 2। नंबर 3, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगी। आप में से कितने लोगों को पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है J&K में? कुछ पता किसी को कितनी है नेशनल लेवल के कंपैरिजन में? 6.8। कहाँ पढ़ा आपने? ये किसने ये डेटा दिया हमें? किसने सर्वे किया? आपको पता, यू आर राइट, आपको पता है एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि आप, सबको लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपकी जो जॉब है वो टेम्पररी, वो फ्लक्चुएट हो रही है। कभी आपको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। दूसरा, आप जिस लेवल की जॉब कर रहे हो उस लेवल के पैसे आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी कम सैलरी मिल रही है। आप यकीन मानिए, मेरे ऑफिस में हम हायर करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को, जो कंप्यूटर संभालते हैं। उनको हम महीने की 18,000 सैलरी देते हैं। एक लड़का है जिसने MCOM किया है, एक दूसरा लड़का है जिसने PhD किया है, वो मेरे पास 18,000 की सैलरी पे जॉब कर रहा है, जो कि उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो क्यों ना हम ठान ले, आई नो अभी रिजर्वेशन को लेकर बड़े इश्यूज चल रहे हैं J&K में कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। 70% पॉपुलेशन को आप 30% ही दे रहे हो, बाकियों को आप रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी, SC ST जो भी है, पहाड़ियों को भी ST में डाल दिया, RBA, बाकी सब चीज़ें। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप एक एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपकी जॉब भी लग जाती है, आपको ऑफिसर का दर्जा भी मिलता है, आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी मिल जाती है, आपको ऑफिशियल व्हीकल भी मिल जाती है, और फिर जो चर्चे आपके होते हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, वो तो अलग से, शादी भी हो जाती है। एम आई राइट? नहीं? तो सिर्फ एक एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई करना है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, 1 साल आपने बैठना है। और जो अभी फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है कि आपकी 11th-12th तो चल ही रही है, साथ साथ आपकी बेस भी स्ट्रांग हो रही है। तो बाय द टाइम यू फिनिश योर ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन से जब बाहर निकलोगी, इमीडिएटली आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जो बच्चा ग्रेजुएशन करता है उसके बाद सिविल सर्विस के बारे में सोचता है, वो क्या करता है? 1 साल सोचता है, दूँ नहीं दूँ, कहाँ से पढ़ के आऊँ, कौन पढ़ाएगा, क्या करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। लेकिन आपका तो पहले से ही बेस स्ट्रांग है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन बच्चों को डिमीन कर रही हूँ जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो अब सोच रहे करने का। नो डाउट आपका टाइम तो गया, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है। लेकिन आपके पास तो बढ़िया चांस है जो फाउंडेशन कोर्स में है। तो सिर्फ 1 साल तैयारी करना, एक जगह बैठना, शादियाँ अटेंड नहीं करना, मोबाइल बंद रखना, सोशल मीडिया से बाहर निकलना। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया बैन हो गया, ठीक है, अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज। क्यों बैन किया उन्होंने?
क्या लगा उनको कि बैन करना चाहिए? क्या रीज़न हो सकता है? बिकॉज टीन्स वर एडिक्टेड, और जिस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे आ रहा था वो उनकी डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं था, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इनसिक्योर ऐप्स थी तो उसको बैन कर दिया। तो हमने भी यही किया है। जब मैंने क्वालिफाई किया फर्स्ट टाइम, आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक। जब मेरे क्वालिफाई हुआ उसके बाद मैंने फेसबुक यूज़ करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में अगर आप देखो, आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मेरा अकाउंट है लेकिन बड़ी देर से मैंने पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे अब तसल्ली हो गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे हम कनेक्टेड रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो ठीक है, उसको लिमिट कीजिए, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगी कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अपना एक्सपीरियंस तो मैंने बोला। दूसरी बात मैं ये वो कहूँगी कि यहाँ पे अगर आप आए हैं तो कुछ उम्मीदों को लेके आए हैं। आपकी अपनी कोई उम्मीद है। आपके माँ बाप ने आपको क्यों यहाँ भेजा? क्यों भेजा आपको? उनकी क्या उम्मीद है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल होगा, ऑफिसर कहलाएगा, ठीक है, हमारा भी रुतबा यहाँ होगा सोसाइटी में, नाम रोशन करेंगे, हमारे भी कुछ मुस्लिम ऑफिसर्स आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये उनने सोचा है। आपकी अपनी क्या सोच है? आप क्या सोचते हो? आप क्यों यहाँ आए हो? चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन है क्या आपका मेन गोल? क्या है? वो तो है ही ठीक, लेकिन यूपीएससी करके आप क्या करोगे? वो तो ठीक है, मेन हमारा क्या मोटिव रहता है? हाँ, एक एग्जाम्पल बनना, खुद को दिखाना, प्रूव करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपके आसपास सिविल सर्वेंट्स तो होंगे, घर में कोई रिलेटिव होगा, ऑफिसर होगा, ठीक है ना, तो उनसे आप इंस्पायर होते हो। तो मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी है, मैं भी इंस्पायर हुई थी। मैं अपनी थोड़ी सी एक स्टोरी आपको बताऊंगी। आई वॉज डूइंग MBBS, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, मेरा क्वालिफाई हो गया था तो हमने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर MBBS में एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की तरह की किताबें होती है। तो एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे हमें एक सिविल सर्वेंट की ज़रूरत पड़ी। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। शी वॉज एन ऑफिसर, उनकी बेटी भी आज ऑफिसर है, मैडम दिलशाद खान। वो DC गांधरबल भी रही है, रिटायर हुई है। शी वॉज डायरेक्टर पंचायती राज ऑल्सो। उनकी बेटी भी है अजीता कुरैशी, शी वॉज माई स्टूडेंट, शी इज़ अ KS ऑफिसर। ऐसा कुछ हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई कॉलेज में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने सोचा कि हम पहले प्रिंसिपल से बात करें, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। वो सुनने को राज़ी नहीं सुना। हमने सोचा कि हम क्या करें, मीडिया में जाए। प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताऊंगी नहीं, इट वॉज सम इंटरनल प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जाम्स। तो सोचा मीडिया में जाए। फिर हमने सोचा नहीं, ठीक नहीं है अपनी कॉलेज के खिलाफ मीडिया जाना, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं गए। उसके बाद हमने सोचा यूनिवर्सिटी जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वही हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, उनके पास जाए। तो वहाँ भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। अल्टीमेटली किसी ने सजेस्ट किया मेरे रिलेटिव्स में से कि आप एक बार DC श्रीनगर से मिलो, ही कैन हेल्प। बशारा डार सर थे लेकिन ही वॉज नॉट इन ऑफिस। तो वहाँ पे PN ने बोला कि ADC मैडम है, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ श्रीनगर, दिलशाद खान, उनसे आप मिलिए। हम गए, 2-3 बंदे अंदर चले गए। मैडम कोई हियरिंग कर रही थी, किसी लैंड रिलेटेड केस से कोई हियरिंग चल रही थी उनकी। तो मैडम बैठी थी, शी वॉज लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज़। एक वकील भी था। बाद में मैडम ने हमारे सामने डिसीजन दिया। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। मैं सोचा देखो मैम इस स्टेज पे बीइंग अ वुमन डिसाइड कर रही है, ठीक है, अपने हाथ से कलम से डिसीजन दे रही है। एक बेचारी औरत उनके सामने खड़ी थी, उनको हेल्प की, उनको लैंड ट्रांसफ़र करवा दिया। फिर मैंने अलग से उनको मैडम को पूछा, तो मैम ने फिर अपनी जर्नी बताई, कैसे उन्होंने शुरुआत की। शी वॉज ऑल्सो ग्रेजुएट, उन्होंने तैयारी की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये एक ऐसी जॉब है बीइंग अ सिविल सर्वेंट जहाँ पे यू आर राइट, यू गेट टू सर्व द पीपल। इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर सर्व नहीं करते, डॉक्टर भी सर्व करते, लेकिन यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है ना सिविल सर्वेंट का, वो लार्जर प्लेटफॉर्म पे है, टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो मैं उससे इम्प्रेस हुई, फर्स्ट ईयर ही था। फिर वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत, मेरा इंटरेस्ट बन गया सिविल सर्विस की तरफ।
तो मेरी जर्नी असल में वहीं से शुरू हुई है। लेकिन असली पढ़ाई जो मैंने की वो की मैंने इंटर्नशिप के टाइम, जब केएस के पोस्ट आए थे। ठीक है, बाकी दिस वाज माय पार्ट। अब मैं आपसे सुनना चाहूँगी, क्योंकि मेरा सेशन काफ़ी छोटा है। मैं कोशिश करूँगी आपके डायरेक्टर से बात करने की, मे बी सम टाइम जब मेरे पास टाइम होगा, कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो अभी पूरी दुनिया में हो रहा है, तो उसके लिए आई कैन गिव यू फ्री लेक्चर्स आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम माई डिपार्टमेंट। तो मैं अब आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। आपकी कोई डाउट्स है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो यू कैन स्टार्ट, एनीवन। नो, दिस इज़ द ओनली सर्विस जहाँ पे मैंने इक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखी है। द ओनली सर्विस, आई मीन द ओनली प्लेटफॉर्म, सिविल सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है, जहाँ पे मैंने देखा कोई डिफरेंस नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर होगी, लेडी ऑफिसर होगी, उनको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में उनको रोल मिलता है। आईएएस लेडी होगी, आपने खुद देखा सबके बारे में, सो दे गेट वेरी गुड रोल्स। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है। हाँ, बाकी जगह मैं कहूँगी जैसे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे थोड़ा बहुत पे का डिफरेंस भी रहता है, वर्किंग आवर्स का भी डिफरेंस रहता है, और यहाँ पे यू गेट पूरा वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, जिसको हम कहते हैं आज की दुनिया में पूरे सब ढूंढ रहे, वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ मिलेगा, वो यहीं पे इसी जगह है। और कोई सवाल आपका तैयारी को लेके, पढ़ाई को लेके? आई एम श्योर यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से ये तैयारी करवा रहे हैं, गुड ऑफ नोट्स। हाँ बताइए मैम। जैसे कि पिछली बार हमारे यहाँ आए थे मोइन खान सर, हाँ, तो उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि 11-12 से कुछ और एक्स्ट्रा हमें पढ़ना चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स के अलावा, बट उन्होंने जो आंसर दिया मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप पहले आप ये बताइए कि उनने क्या आंसर दिया। उन्होंने, मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करूँगी, वो भी एक ही इज़ ऑल्सो वेल नोन पर्सन। ओके, ठीक है। आप कह रहे हो कि हमारा जो 11th-12th है उसके अलावा हमें कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जो बेस होती है ना, बेस, हमारी बेस बनती है एनसीईआरटी किताबों से। फर्स्ट ऑफ ऑल 11th-12th में आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। बस ठीक है, उतना पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए आप, जो दुनिया में आज हो रहा है। आज की क्या न्यूज़ है, टॉप न्यूज़ क्या है आज की? हाँ, और क्या है? व्हाट अबाउट बेल? वॉज बेल गिवन टू उमर खालिद एंड अदर पीपल? आज हियरिंग थी, वो बिल्कुल लेटेस्ट है अरावली को लेके। ठीक है, तो डैट मीन्स आप अभी 11th में हो, 12th में आपको इस चीज़ की सेंस है। व्हेन आई वाज इन 11th-12th मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। यकीन मानो, मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम कौन था, आपको ये चीज़ पता है। सो यू आर द पोटेंशियल कैंडिडेट टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज। आपको लक्ष्यका नहीं पढ़नी है, आपको 11th-12th अपना क्वालिफाई करना, डैट इज़ योर मेन गोल। 11th और 12th आपने क्वालिफाई करना है, पास करना है, तभी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी जो आंखें हैं, अपने कान खुले रखने हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे इंडिया पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चीज़ें हो रही है, किस चीज़ पे इश्यूज़ बन रहे हैं, पार्लियामेंट कौन सी बिल्स पास कर रहा है, बस उतना ही आपने जाना है, ताकि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, वेनेजुएला में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर आपके लिए जो ये जर्नी है पढ़ाई की वो काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ देखना है। अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वही पेजेस यूज़ करो, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसको लाइक करो और वही उसी की न्यूज़ आपको आती रहेगी। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम ग्रुप, स्टडी ग्रुप अलग से, और उन्हीं के साथ दोस्ती रखो जो पढ़ते हो, जिनको करंट अफेयर्स के बारे में मालूमात हो। टाइम नहीं वेस्ट करना है। और कुछ? क्या इस जर्नी में हमारा कोई प्लान बी भी होना चाहिए मैम, क्योंकि जो पैशन से मैं वो तो लिमिटलेस नहीं हो सकता ना मैम। हाँ, प्लान बी इज़ इम्पॉर्टेंट। कंपटीशन इज़ देयर, क्वालिफाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरा तो प्लान बी था ही कि अगर मेरा नहीं क्वालिफाई होगा, आई वॉज MBBS, तो नेचुरली मैं MD कर लेती, मैं उसकी तैयारी करती।
मैंने किताबें लेके भी रखी थी एमडी के लिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मुझे फिर वो चांस नहीं मिला क्योंकि मेरा क्वालिफाई हो गया। तो मेरे पास ये प्लान भी था। आप अभी क्या कर रहे हो, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो अभी? अभी तो प्रोफेशन चल रही आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, है, मैंने ग्रेजुएट किस चीज़ में? आर्ट्स ये तो आप कोई डिस्टेंस का कोर्स नहीं कर सकते, पीजी का, एमए कर सकते हो आप? और क्या एवेन्यूज़ है आपके पास? साथ में एमए भी कर लो, ठीक है। नेट जेआरएफ उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। और हो सकता है ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ पोस्ट निकले, जैसे टीचर लेवल की पोस्ट निकल जाती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी तैयारी तो रखनी है। एज अ ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम, एम आई राइट? सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आप बैठ सकते हो। इवन कांस्टेबल लेवल का, वैसे वो तो नहीं, वो तो 11th-12th का होता है। ग्रेजुएट लेवल पे आप यू कैन सिट फॉर नायब तहसीलदार एग्जाम्स। फिर एसएससी का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। एसएससी हो गया, जेकेएसएसबी हो गया, बहुत सारे एवेन्यूज़ है, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में। प्लान भी आपने ये रखना है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम के साथ साथ और भी अगर पोस्ट निकलती, वैकेंसीज निकलती है, वो एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई करूँ, ठीक है। यू कैन इवन टेक अ पार्ट टाइम जॉब इफ़ यू वांट टू, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक लड़का है जो जोमेटो में काम करता है, डिलीवरी बॉय है, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। वो 3 घंटे अपने देता है डिलीवरी करने के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, और बाकी घंटे वो पढ़ाई करता है। बाय 6 PM ही फिनिशेस ऑफ और अपने घर चले जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कुछ हर्ज नहीं है। देयर इज़ डिग्निटी इन लेबर। कोई भी काम करो ताकि आपको जो है, आपका माइंड जो है वो बिजी रहे। और खुदा ना खास्ता अगर आपका नहीं होता है क्वालिफाई, देन इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। फिर इंसान को तब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बाकी सब अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। और बताइए, अच्छा यहाँ पे आपका कैसा चल रहा है? यू आर सेटिस्फाइड? ठीक है, सभी टीचर से? ओके। तो आप टीचर से सवाल पूछते हो, नोट्स लेते हो उनसे, नोट्स खुद करते हो, यू राइट डाउन नोट्स इन योर नोटबुक, ठीक है, मेंटेन करते हो पेजेस? ओके। और कोई सवाल? मैम, जब भी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की, तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें कंपेयर करने लग जाते हैं, मतलब बाकी इंटेलिजेंट लोगों से। फिर कहते हैं उन्होंने नहीं कर पाया, आप कैसे कर पाओगे? ऐसा कौन अहमक इंसान है जिसने आपको ऐसा बोला? फैमिली तो सपोर्ट कर रही है। फैमिली क्यों, आपको क्यों लगता है फैमिली क्यों सपोर्ट करती है? सच बोलना। तो शुपानी जाए सूचमुती कि मैं कैच करा फैमिली सपोर्ट। पे भरोसा होता है पेरेंट्स को। वो हमारे साथ रहे हैं, उनने हमारी जर्नी देखी है बचपन से ही, जी मैम। हाँ राइट। मैम, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं। और वो लोग हैं जिनको हसद नहीं होगा। खून का जो रिलेशन होता है ना, खासतौर पे माँ बाप, उनको हसद नहीं होता। भाई बहन को हो सकता है, लेकिन माँ बाप को कभी हसद नहीं होता अपने बच्चे को लेके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको जब लोग ऐसे बोलते नहीं आप क्वालिफाई नहीं कर सकते? सता ये नहीं, बहुत लोगों ने किया, उनको नहीं हुआ, इतने इंटेलिजेंट थे, उनके 90% मार्क्स थे, उनका कभी नहीं हुआ। प्लीज़। मैम, और वैसे मेरे दोस्त भी शामिल थे जो कि जब मैं ऐसा बोलती थी वो हंसते। वाई डोंट यू किक आउट सच फ्रेंड्स? मैंने तो ऐसे दोस्तों को तरक कर दिया, मैंने छोड़ दिया उनको। आज की डेट में मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो फीमेल फ्रेंड राइट नाउ, यकीन मानो। बाकी मतलब मेरे साथ तो बहुत ही ख़राब निकला है। मेरी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी वो ऐसे करती थी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। 12th था मेरा, 12th हो गया, मेरी एक बहुत ही खास दोस्त थी, ठीक है, इकट्ठे हम पढ़ते थे। 12th चलो मेरी डिस्टिंक्शन हो गई तो उसका एक सब्जेक्ट रह गया। फिर उसके बाद मेरा MBBS हो गया। CET तब होता था, तब नीट नहीं, तब CET होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एग्जैक्टली। तो मेरा हो गया ये 2004 या 5 की बात है। वो फ्रेंड मुझे एक बार मिली लाल चौक में, ठीक है, कहती ये तो कुछ नहीं होता है, ये लड़कियां डॉक्टर बनाते, माँ बाप डॉक्टर बनाते, इनको ना असल में रिश्ते लेने होते अच्छे लड़कियों के लिए, तभी ये डॉक्टर बनती है, ठीक है। वो दिन और आज का दिन, यकीन मानो, तब तो मोबाइल फ़ोन तब इनिशिएट आई मीन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे पास नंबर भी था उसका, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी उससे बात नहीं की। वो होते ना अंगूर खट्टे हैं। फिर फाइनली फिर वो टीचर लगी, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं की दोबारा देने की एग्ज़ाम। तो अंगूर खट्टे वाली बात होती है।
जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको निकाल दो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा अगर ख़राब होता है, माजूर होता है, उसको काट देना चाहिए। तो वही आपने भी करना है। माँ बाप आपके अपने, वो अच्छा ही चाहेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ इसी रिलेटेड मेरा भी एक सवाल है। बताइए। जैसे कि हमारे टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, अगर 11th की बात करें मैम, तो उनको देखकर हम डिमोटिवेट होते हैं मैम, लाइक वो उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या करें? सो हाउ टू गेट मोटिवेटेड? अच्छा, ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसने क्वालिफाई किया है और आपको पढ़ा रहा है? आपने कभी उनसे सवाल पूछा कि आपने क्वालिफाई क्यों नहीं किया? क्या बोला उन्होंने? प्लीज मेंटेन साइलेंस। बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। वैसे मैंने कभी कोचिंग नहीं की। हाँ, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था। अगर मैं किसी क्लास में बैठती और मेरे सामने कोई टीचर होता जो अच्छा क्वालिफाइड था, बड़े अच्छे लेक्चर्स दे रहा है, लेकिन साथ में ये भी है कि उसने कभी क्वालिफाई नहीं किया यूपीएससी। आपको पता है रोमन सैनी का नाम सुना? अनअकैडमी के फाउंडर मेंबर। वो एमबीबीएस में भी टॉपर थे और आईएएस में भी टॉपर थे। बाद में जाके उन्होंने आईएएस छोड़ दिया ट्रेनिंग करके, और बाद में वापस उसी में चले गए। अनअकैडमी अभी चला रहे हो। तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेहनत अपने तक है, हमारे तक है, ठीक है। बाकी हम कहते हैं सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। वो वाकई सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है बेटा जो हमारे हाथ में नहीं होती। एक आईएफएस ऑफिसर है, ही इज़ राइट नाउ इन फ्रांस, जेएनके के हैं। 2 बार उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। जब मेंस लिख रहे थे तो उनकी मदर का एक्सीडेंट हो गया, उनको बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी बार क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उनके घर में आग लग गई। ही वॉज नॉट इवन एबल टू अपेयर फॉर प्रीलिम्स, लेकिन मेहनत उसकी बहुत ही अच्छी थी। चौथी 5वीं बार उसका फिर क्वालिफाई हुआ। अब आप उसको क्या बोलोगे? किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए ना। तो उनका क्या पता कुछ ऐसा हो। मैं नहीं कहती कि उनका इंटेलेक्ट ख़राब है या उनसे लिखा नहीं जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो वो याद करते हैं, समझते हैं, उसको वो राइटिंग में नहीं ला पाते हैं, क्वेश्चन आंसर राइटिंग, मतलब आंसर पेपर में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब उनकी एग्ज़ाम की बात थी, उन दिनों कुछ उनके साथ ऐसा हुआ हो, हेल्थ ख़राब थी या कुछ हुआ था, वो नहीं कर पाए। कंपटीशन भी तो मैटर करता है। कभी कभी पेपर भी टफ आता है, ज़रूरत से ज़्यादा टफ आता है, लेकिन आपने तो मेहनत करनी है ना। ये सवाल आप कभी उनसे ना प्राइवेटली पूछना कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप इतने क्वालिफाइड हो, आपका क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ। देखना, हर एक सक्सेस और फेलियर के पीछे कोई कहानी होती है। उनकी भी कोई कहानी होगी, वो कहानी आप जानो, लेकिन उस कहानी से कभी आप डिमोटिवेट नहीं होना। मेहनत आपके हाथ में है, बाकी सब ठीक है ना। इसलिए 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और ये भी दुआ करो कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में थोड़ा बहुत असलाह आए, ठीक है, हया आए, शर्म आए। और ये जो आजकल जो यूथ है, ड्रग्स वग्स को लेके काफ़ी कुछ अभी चल रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, पुलिस भी काफ़ी कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बताइए, आप कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ से? एनीथिंग? हाँ बेसिकली क्या होता है कि मतलब जितना मैंने अभी तक अपने वीडियो से सुना, जो यहाँ पे पढ़े वो बेसिकली इंटरव्यू ड्रॉपर से मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ऐसी क्या चीज़ें अपने आप में लाई जाए जिससे कि मतलब इंटरव्यू में हेल्प मिले। जैसे कि अगर कोई होता है, जैसे हमारी सर्विस ग्रुप डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप, जैसे अभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ या आपको पूछूँ, जरा अपने डाउट्स बताओ। हर एक के माइंड में कोई ना कोई सवाल है, लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं कि मैं ये पूछूं या नहीं पूछूं, पता नहीं मैम क्या आंसर देगी, क्या पता बाकी लोग मेरे सवाल के ऊपर हंसेंगे तो नहीं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जुर्रत करते हैं। अगर आपने आज जुर्रत की ना मुझसे सवाल पूछने की, चलो सवाल नहीं, ऐसे डिस्कशन कि मैम ये चल रहा है, इशू चल रहा है, इस पर थोड़ा सा आप थोड़ा बताइए कि क्या होना चाहिए था, वेनेजुएला का इशू है, तो कितना अच्छा होगा। इससे आपका जो अंदर का जो डर है ना, वो निकल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है इंटरव्यू में। अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आप निडर होकर बोलोगे सर आई एम सॉरी आई डोंट नो द आंसर, तब भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये कमी रहती है।
तो आप ना ग्रुप डिस्कशन किया करो, जैसे आप अलग से ग्रुप बनाओ, आप ग्रुप बनाओ, आपस में डिस्कस किया करो, इंटरेक्ट किया करो। जब सर नहीं आते, सर कभी लेट होते हैं, तो 5 मिनट बैठ के एटलीस्ट आपस में डिस्कस किया करो। कोई अपना कुछ शेयर कर सकता है कि आज मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, जैसे उमर खालिद और ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी मैं पढ़ के आई जस्ट नाउ, पता है आपको? ठीक है, कुछ लोगों को पता था, तो ये चीज़ आपने शेयर की इनके साथ, बोल दिया था सबको, सबको पता था। अच्छा ठीक है, चलो एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? वर्ल्ड ट्रेड है अपनी 6 इयर्स देना एक रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, 6 साल मतलब देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। हाँ। 6 इयर्स फॉर अ सिंगल रिक्रूटमेंट। 6 अटेम्प्ट्स, यस क्या ये वर्ल्ड ट्रेड है? यस, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम मेक्स यू एन ऑफिसर, नो फर्दर स्टडिंग, नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है 1-2 साल की या 1.5 साल की किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आप पढ़ते हो, एग्ज़ाम देते हो, फिर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है या स्टेट में जाके जो स्टेट आपको एलोकेट होती है, यूटी एलोकेट होती है, वहाँ पे एक एग्ज़ाम देते हो आप, और फिर आप बस एडमिनिस्टर करते हो। इट इज़ रियली वर्थ इट, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, एज फैक्टर का भी रहता है, ठीक, ड्रॉप आउट्स भी है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, ओके। अब अगर सिर्फ 1 साल दोगे इसको क्वालिफाई करने के लिए, हालांकि मुझे भी लगता है कि 6 साल बहुत ज़्यादा है, एक कमेटी यूपीएससी ने बनाई है जो इस पर गौर खैर कर रही है कि हमें 6 साल नहीं, 6 अटैम्प्ट्स नहीं देने चाहिए, हमें वी शुड लिमिटेड, पहले तो 4 ही अटैम्प्ट होते थे, अब ने 2 और बढ़ा दिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो वो फॉर्मेट चेंज किया ना पैटर्न एग्ज़ाम का, उसको अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने और 2 बढ़ा दिए। मेरे हिसाब से कम होने चाहिए अटैम्प्ट्स, क्योंकि 6 अटैम्प्ट्स लेके अगर बच्चा चलता है तो नेचुरली उसका प्लान भी जो है ना वो फेल होता है, उस पर फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। बाकी फिर वो यूपीएससी तक है, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी जो चाहेगी, बट आई थिंक 3 अटैम्प्ट्स काफ़ी है। अगर आपकी तीसरे अटैम्प्ट में नहीं होता, डोंट गो फॉर इट, चौथा छोड़ दो, कुछ और कर लो। और आज की डेट में मैं कहूँगी सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने खुद को भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है और भी आगे बढ़ना है, राइट। और मेरा ऑप्शनल चेंज होता गया, जब मैंने जेकेएस का एग्ज़ाम दिया, मेरा हिस्ट्री, तब 2 ऑप्शनल होते थे, माय ऑप्शनल वाज हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हिस्ट्री मुझे थोड़ा लेंथी लगा यूपीएससी के लिए, तो मैं आई स्विच टू सोशियोलॉजी एंड पब एड। उसके बाद उनने 2 ख़त्म किए, 1 ही रखा, तो मैंने पब एड से दिया है। सो पब एड वॉज माई ऑप्शनल टिल माई लास्ट अटैम्प्ट। और ऑप्शनल चूज़ करने के लिए मैं आपको, जो अभी 11th-12th में, अभी तो उनको चूज़ करना नहीं है, अभी तो वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े। अगर आप ग्रेजुएट हो, जैसे आपने कहा कि आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और नहीं उनका पूछ रही हूँ, कोर सब्जेक्ट्स, आपने ऑप्शनल क्या दिया है? आपने पहले एग्ज़ाम दिया है? अच्छा, मीन्स नहीं। आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस? ज़्यादा मार्क्स किस में थे ग्रेजुएशन में? तो हिस्ट्री स्टिक कीजिए, स्टिक टू हिस्ट्री। कोई आपको बोलेगा नहीं सोशियोलॉजी ले लो, ये ले लो, एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग है, उर्दू स्कोरिंग है, स्कोरिंग कुछ नहीं है, अब इक्वल फुटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जेकेएस का पैटर्न भी यूपीएससी की तरह है, तो आप हिस्ट्री। आप बताइए, इकॉनमी किसका इकॉनमी है? इकोनॉमिक्स है किसी का? है किसी का? आप बताओ। अभी आप 11th में हो, 12th में? यू टेक इकोनॉमिक्स, आपका जो ऑप्शनल होगा वो इकोनॉमिक्स ही होगा। अब मैं एमबीबीएस थी, आप सोचोगे कि मैम ने हिस्ट्री क्यों लिया? जो केएस का सिलेबस था उस टाइम 2009 में, उसमें एमबीबीएस नहीं था, मेडिसिन नहीं था ऑप्शनल। आईएएस में मेडिसिन ऑप्शनल है, इसलिए मुझे उस टाइम हिस्ट्री लेना पड़ा। क्यों मैंने हिस्ट्री लिया? हिस्ट्री और पब एड, हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, आई रियली लाइक हिस्ट्री, और मुझे लगा कि इसमें मैप का भी होता, उसके भी मार्क्स, हालांकि मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर थे हिस्ट्री में पूरी यूटी में, आई हैड 400+ मार्क्स आउट ऑफ 600, जबकि मेरा हिस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं था। क्यों लाए मैंने इतने नंबर? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे पसंद था वो। बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, वो ऑप्शनल चूज़ करते हैं जिसके बारे में उनको ABCD नहीं पता होता और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, फिर फंस जाते हैं। पब एड मैंने क्यों लिया?
पबैड मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि मैंने सोचा ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, सिविल सर्विस और जीएस के भी कुछ पोर्शन, तो मैंने पबैड लिया। वो शॉर्ट भी था बट इट वाज नॉट गुड, मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं थे पबैड में, राइट। और इसके अलावा कुछ जानना चाहते हो, कोई अभी जो करंट में कुछ चल रहा है, कुछ भी? कितने लोग अपेयर होने वाले हैं, एलिजिबल है अपेयर होने के लिए जल्दी 11th-12th को छोड़ के? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 बस। और आपकी तैयारी कैसी है? हाँ, सीसैट के बारे में किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। सीसैट के पोर्शंस आपको पता है क्या क्या पोर्शंस है? अभी आपका सीसैट उतना नहीं है। हाँ, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीख जाओ, थोड़ा मैथ्स पढ़ लो। सीसैट आप करें, यहाँ तैयारी हो रही है, करवा रहे हैं सीसैट फाउंडेशनल कोर्स? नहीं, सीसैट में सबसे वीक होता है मैथ्स पोर्शन, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हो। अब उसके लिए एक ट्रिक है, स्पीड पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, क्यूब पे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, है ना, डायग्राम्स, बार डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर वो 2-3 सवाल आपके निकल गए ना, बाकी अगर आप छोड़ भी दो, फिर रहा सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जो पैराग्राफ्स आते हैं ना, इंग्लिश की पैसेजेस आती हैं जिसमें क्वेश्चंस निकलते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है, तो मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई और मेरा सीसैट हमेशा क्वालिफाई हुआ है, कभी मेरा सीसैट रुका नहीं, क्योंकि मैं मैथ्स का कम अटैम्प्ट करती थी, नेगेटिव मार्किंग मेरी वहीं पे निकल जाती थी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन वहाँ से मैथ्स से किए, बाकी मेरा फोकस इन पोर्शंस पे रहता था। और अगर आप चाहो नहीं कि मैम आजकल मैथ्स भी काफ़ी टफ आ रहा है, देन इट इज़ बेटर टू स्टिक टू आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। 2-3 सवाल तो आपके निकल ही जाएंगे। और जिस सवाल पे आप श्योर नहीं हो मैथ्स में, वो प्लीज़ गलती से भी अटैम्प्ट नहीं करना, वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। आपका सीसैट रहा है कभी? उसका रीज़न क्या था? मैथ्स का। उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपने। 2-3 पोर्शन उठाओ, पिछले साल के पेपर्स देखो, किस किस में से सवाल आ रहा है, बस वही उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कोई टाइमिंग का भी इशू है, टाइम ज़्यादा लगता है मैथ्स के क्वेश्चंस में, तो पहले आप क्या अटैम्प्ट करते हो? पहले आपने मैथ्स अटैम्प्ट नहीं करना है, पहले आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद लास्ट पे आपने मैथ्स अटैम्प्ट करना है। मतलब मुझे तो ये स्ट्रैटेजी सही लगती है, क्योंकि जो बच्चा मैथ्स में वीक है उसको मैथ्स स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। वो पूरा टाइम आप अपना उसी पे लगा देगा और बाकी क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, राइट। और कुछ मुझसे पूछना चाहते हो प्रिपरेशन को लेके? हाँ, टेल मी। आंसर राइटिंग, दिस बोर्ड वर्क्स? एक बार बुलाना इनको, ये है ना, दिस वन। बस ठीक है। In answer writing we need skills, okay? हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ। नंबर 1 इज हैंड राइटिंग। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, कर सकते तो ठीक है, नहीं होती फॉरगेट। नंबर 2, प्रिसाइज आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसाइज, ब्रेविटी जिसको बोलते हैं,
Number 3, write material. Number 4, PYQ, previous year questions. Previous year solved questions. And number 5, practice, practice and practice. One by one. हैंडराइटिंग. अमूमन देखा गया कि लड़कों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती. ठीक है, देयर आर बायोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट और ऑल्सो बिकॉज क्योंकि दे डोंट हैव फाइन फिंगर्स. लड़कियों की अच्छी होती है हैंडराइटिंग. आप में से किसकी हैंडराइटिंग खराब है? आपकी दिखाओ. खराब तो नहीं है, पढ़ा तो जाता है. जब आप तेज लिखते हो तब पढ़ा जाता है. किसी को दिखाया आपने अपनी नोटबुक? पढ़ा जाता है, समझ आता है, फिर आपकी हैंडराइटिंग ठीक है. राइट? तो यहाँ से हमें एक ट्रिक पता चली. अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ी जाती है, समझी जाती है, फिर आपको उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी हैंडराइटिंग कुछ ऐसे है, ठीक है, सपोज ऐसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा है, लेजिबल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं लेजिबिलिटी नहीं है, तो फिर आपको अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है. अच्छा, अब अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, मैम आप बोलोगे मैम समझ नहीं आती, कोई दूसरे को दूंगी तो उसको समझ नहीं आएगा, एग्जामिनर क्या देखेगा और क्या मार्क्स देगा. आप कोशिश करो कि अगर आप कर्सिव में लिखते हो, सपोज वर्ड्स को ब्रेक करना, ठीक है, अगर आप वर्ड्स को ब्रेक करते हो, आई मीन लेटर्स को ब्रेक करते हो, तो वो थोड़ी बहुत समझी जाती है. लेकिन अगर आप एक ही वर्ड ऐसे फ्लो में लिखते हो ज्वाइन करके, वो समझना मुश्किल हो जाता है. तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लेटर्स को ब्रेक करके लिखना सीखो, उसको ज्वाइन मत करो. एन एग्जाम्पल कोई आप में से ऐसा है? इसमें घबराने की क्या बात है? यू कैन शेयर इट विद मी. ठीक है, अपने लेवल पे अगर आपका वर्ड समझ नहीं आता है, आप उसको ज्वाइन करके लिखते हो, उसको ब्रेक करके लिखो, वो समझा जा सकता है. यकीन मानो एग्जामिनर इतना एनॉय होता है, वो आपको मार्क्स नहीं देगा, वो फेंक देगा सीधे आंसर शीट. राइट? सो मेन इज़ योर हैंड राइटिंग. अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि ये ब्रेक करके भी समझ नहीं आता है, देन आई विल सजेस्ट अ वे. ये आपने नोट डाउन किया? हैंड राइटिंग, ब्रेविटी, राइट मटेरियल, लूज शीट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स एंड प्रैक्टिस. Okay, let's come to handwriting. Clean all, huh? Capital letters and small letters. किसको लगता है कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है जब वो कैपिटल लेटर्स में लिखता है? एनीवन? राइट. ऐसा क्यों? हाँ, सेपरेटली लिखना पड़ता है. तो अगर बेटा आपकी, जैसे मैं कहूँगी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको ऐसे लिखो बेटर है. ठीक है, अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्सिवनेस ज़्यादा है ना, तो अक्सर अमूमन लोगों की हैंडराइटिंग ख़राब होती है. ठीक है, आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा, ओके, ठीक. अच्छा अच्छा, राइट, चलो कोई बात, आई वोंट टेक मच टाइम. ठीक है, अदरवाइज एक और आपके पास एक टूल है, फ्लो चार्ट. मेरी हैंडराइटिंग एग्जामिनर को समझ नहीं आती, मैं फ्लो चार्ट यूज़ करूँगा, सबसे आसान तरीका. कैसे? कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया बांग्लादेश
रिलेशंस की बात करें जो कि इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में है, एक नोट लिखने से बेटर है, एक पैराग्राफ लिखने से बेहतर है कि मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊं। पहले मैं इसका ऐसे लिखूं, पॉइंट नंबर 1 ऐसे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का हाथ है ना? एग्जैक्टली 1971 जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, राइट? उसके बाद डेवलपमेंट में क्या क्या हेल्प की है, डेवलपमेंटल हेल्प बाय इंडिया, नंबर 2। नंबर 3, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है उनके साथ क्या रिलेशंस रहे हैं, ठीक है? डेवलपमेंट पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ट्रेन हो गया, ट्रांजिट हो गया, ठीक है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी इसमें आप लिख सकते हो, ट्रेड, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। गवर्नमेंट्स के साथ क्या क्या हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें पॉइंट 1, 2, 3 करके ऐसे एरो बना के लिख सकते हो। दिस इज योर फ्लो चार्ट एंड गिव एग्जाम्पल्स। टाइम भी बचता है, एग्जामिनर को समझ भी आता है, और साथ साथ अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है उसको तब भी ये समझ आएगा। ही कैन रीड दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है? तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? प्रिसाइज। देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, आपने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन पेपर्स 20 मार्क्स 150 वर्ड्स, ये लिमिट क्यों दी होती है बेटा? आपके पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है और आपके पास लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मेन क्वेश्चन होते हैं जिसमें पार्ट्स होते हैं, तो आपको 3 घंटे वो फिनिश करना है, तो आपको वहीं से लिमिट देते हैं। देखिए इसका मतलब ये कि आपको एग्जैक्टली 150 वर्ड्स का लिमिट करना है। आपने क्या करना है, पहली बात, गेट A4 शीट्स है आपके पास, यूज़ करते हो या आप नोटबुक यूज़ करते हो? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट आज से ही, अगर आप वाकई में ऑफिसर बनना चाहते हैं, A4 शीट्स लाओ, ठीक है? उसको आप स्टेपल करो। स्टेपल नहीं करना चाहते हो तो उसको ना, वो एक होता नहीं है वो पंच करके उसको एक फाइल कवर में लगाओ, और उसके जो है ना मार्जिन्स बनाओ ऐसे, ये मार्जिन, ये मार्जिन, ये और ये, इसमें आपने लिखना है। और फिर देखो आपकी हैंडराइटिंग के हिसाब से, आपकी स्पीड के हिसाब से उस पेज में कितने वर्ड्स आते हैं, उनको काउंट करो। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि 2 A4 शीट्स में क्या आपके 150 वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मुझे पता, मेरा एक A4 शीट में पता कितने वर्ड्स आते हैं? 50। आपने कभी किए एक्सरसाइज? ये ज़रूर करना आज घर जाके, अगर है तो अभी दिखाओ। कर सकता है कोई? अभी है आपके पास A4 शीट्स? ठीक है, मार्जिन बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पे आंसर पेपर ऐसा ही होता है, आंसर शीट UPSC में भी और JKS में भी, चार तरफ मार्जिन होता है, उस मार्जिन के बीच में आपको लिखना होता है। वो देख लेना कितने वर्ड्स होते हैं, जंबल नहीं करना, स्पेस भी डालनी है, उससे आपको आइडिया होगा कि हाँ 150 वर्ड्स। अगर ये एक्सरसाइज आज आप करोगे ना, कल को जब आप UPSC का एग्जाम दोगे या KS का एग्जाम दोगे, और जब आपके पास आंसर शीट होगा और आप देखोगे 150 वर्ड्स, आपको पता होना चाहिए हाँ मेरे 1.5 पेज में तो 150 वर्ड्स या 2-2.5 पेज में आ जाते हैं, तो 2.5 पेज हो गए, स्टॉप, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस सेव्स योर टाइम, और आपके क्वेश्चंस भी नहीं छूटते। जब क्वेश्चन छूटते हैं ना एग्जाम में तो दिल पे बहुत लगती है और खुद को भी अंदाज़ा होता है कि हाँ मेरा शायद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, ठीक है? आप कम ही लिखो, लेकिन यू शुड अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। उसके लिए लिमिट दिया है UPSC ने वहीं से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट इस पेज में कितनी है। क्लियर? एक और चीज़ इसमें है, ब्रेविटी, प्रिसाइज। जितना पूछा है, आंसर टू व्हाट इज आस्क्ड। अगर आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में पूछा है, करंट रिलेशंस के बारे में, 1971 के बारे में लिखना ही क्यों है? करंट का पूछा है कि अभी क्या चल रहा है, क्या हालात है, उतना ही लिखो। हम जैसे जो गधे हैं ना, हम क्या करते थे, मैंने भी ये किया है, मैं पूरी हिस्ट्री लिख बैठी थी एक पेज पे। 1970 में जंग हुई थी, फिर ये हेल्प हुई थी, वो हुई थी, और मेरा मेन क्वेश्चन क्या था? करंट रिलेशन। वो मेरा छूट गया, वो लास्ट में मैंने 2 ही लाइनें लिखी। अब मुझे कहाँ मार्क्स मिलेंगे? गॉट इट? ठीक है। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3?
Yes? Right material. स्टडी मटेरियल एंड राइटिंग मटेरियल दोनों। स्टडी मटेरियल को लेके तो आपको पता ही होगा क्या क्या पढ़ना है, मुझे कुछ उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी। आपको बुक्स रेकमेंड की होगी, जैसे लक्ष्मीकांत आपने बोला, नो डाउट लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको वही NCERT 11th 12th 2 वॉल्यूम्स, कुछ लोग ज्योग्राफी कर रहे होंगे 11th 12th की। तो हिस्ट्री के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, हम रेकमेंड करते हैं अगेन NCERT, ठीक है। स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन NCERT है। फिर इंडियन इकॉनमी के लिए देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, 9th की इंडियन इकॉनमी, ओके, एंड 11th 12th स्टैटिस्टिक्स पहले होता था, वो तो नहीं पढ़नी है आपने। एथिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, मटेरियल की कमी नहीं है, बट राइट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी। अगर आप यहाँ पे हैं तो मुझे इस पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा NCERT की ऐप भी आती है, NCERT की ऐप वेरी हेल्पफुल। एक और ऐप है नियोस, वहाँ से भी आप बहुत सारी कल्चर, इंडियन कल्चर को लेके मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ स्टडी मटेरियल। राइटिंग मटेरियल, योर पेन, कभी इस पे किसी ने ध्यान दिया कि पेन कैसा होना चाहिए? पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, ग्रिप कैसी होनी चाहिए, इंक पेन होना चाहिए, जेल पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। किससे लिखते हो आप? वाई यू आर यूजिंग दिस? इससे पतला कभी पेन देखा आपने या लिखा उससे? नहीं, बॉडी पतली बॉडी। आप इससे जस्ट स्टॉप, 2 वर्ड्स लिखो, एक सेंटेंस लिख दो, कोई भी सेंटेंस लिखो इस पेन से जो आपके हाथ में है। आपके पास पतला पेन है, दे दो इनको। आप यही फिर से लिखो। किस में स्पीड है? हाँ, अभी तक समझ नहीं आया, किसी ने बोला? गेट अ लाइटर पेन, थिनर पेन। लड़के भी ये कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि उनकी थोड़े उंगलियां बड़ी होती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। लेकिन पतले पेन से स्पीड बढ़ती है, ठीक है। जेल पेन तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई ऐसा बॉल पेन चूज करो जो शार्प हो और जिसकी इंक अच्छी हो। अच्छा, हाँ, जो अच्छा बॉल पेन हो और जिसकी इंक जो है ना काफ़ी अच्छी हो, ब्राइट, बस उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जेल पेन वेल पेन आई डोंट रेकमेंड, और मोटा पेन बिल्कुल नहीं, ओके। ये हो गया पेन। देन हम तो रेनल्ड्स यूज़ करते थे, अब शायद ये आता नहीं है मार्केट में। 04 आता है अभी? नहीं। रोटोमैक आता होगा, रोटोमैक 0.7, वो कैसा? ठीक है, नहीं, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन पतला पेन होना चाहिए। सेकंड इज योर, वही जो मैंने कहा, लूज शीट्स, A4 साइज, ठीक है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने किए पिछले साल के प्रीलिम्स के, तो कितने सालों के किए आपने सॉल्व? ठीक है, आपको जो PYQs लेने हैं वो सॉल्व होने चाहिए। सॉल्व का मतलब ये है क्वेश्चन भी होना चाहिए, उसका आंसर भी रिटन होना चाहिए। बेस्ट आंसर वेबसाइट है mrunal.ias.com। यहाँ से आपको पेपर्स मिल जाएंगे टॉपर्स के, कि उनने कैसे आंसर लिखा है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए हैं। सो दैट्स इट, दिस इज आंसर राइटिंग स्किल्स। और लास्ट पे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और किस पे? नोटबुक पे नहीं, A4 साइज पेपर, ठीक है। और कोई सवाल? एनीथिंग? डेली करंट अफेयर्स के लिए सी मोस्टली वी यूज टू सी विजन IAS, ये मंथली आता था। forumis.com,
एक तो ये है डेली के लिए, इसमें चैट भी, ग्रुप चैट्स भी होते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बट वही चैट्स ज्वाइन करें जो सिविल सर्विसेज रिलेटेड हो, और कोई चैट आपने ज्वाइन नहीं करना है। forumis.com इससे बड़ी हेल्प की है बड़े लोगों की, इवन टॉपर्स की। इसमें डेली अपडेट आता है जो भी न्यूज़ और उसका एनालिसिस अलग से, ठीक है। सेकेंड इज योर insights on IAS. This is also website. जागरण जोश, ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर बेस्ट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द हिंदू, अगर आपको हिंदू की लैंग्वेज समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आप JKS का एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके लिए एस्पायर कर रहे हो, तो ग्रेटर कश्मीर या राइजिंग कश्मीर या एक्सेलशियर, डेली एक्सेलशियर, उसके साथ उसको ज्वाइन कर लो। और मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी रीडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। बड़े लोग अब न्यूज़पेपर उन्हें छोड़ दिया है, यूजुअली मोबाइल, उससे उनकी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। तो बेटर इज़ टू स्टिक टू न्यूज़पेपर। अगर आपका न्यूज़पेपर कवर हो गया 2 घंटे में तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं हो रहा है तो इनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। बट वही बात है ना, आपके पास इतना टाइम है, ये भी करना, ये भी करना, क्लास भी अटेंड करना, ठीक है। दिस इज़ बेस्ट इंडियन एक्सप्रेस। हमारे टाइम हिंदू पढ़ते, बट इंडियन एक्सप्रेस इज़ नाउ बेटर, मच बेटर। और कुछ? ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा, ये इंटरेक्टिव सेशन था, मैं बेसिकली यहाँ पढ़ाने नहीं आई थी, आपके साथ इंटरेक्ट करने आई थी, आपको जानने के लिए आई थी, और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करने के लिए, कि हो सकता है मेरी एक कोशिश रही। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ। सो बी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव एलिमेंट्स को किक आउट करना है, और नमाज़ पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला से मांगते रहिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, ठीक है। थैंक यू।